देखो अभी हम इंडियन जो रिवॉल्ट है, एक तरीके से ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक ये सारी पॉलिसी थी उसकी वजह से हुई। और उसी का अगला पार्ट है 1857 का रिवॉल्ट। अभी तक हमने देखा ट्राइबल रिवॉल्ट, उसमें बहुत सारे ट्राइबल रिवॉल्ट के मूवमेंट भी पड़े। मुंडा रिवॉल्ट हो या जैदोनांग का जो रिवॉल्ट हो मणिपुर के पास हुआ, ऐसे ही 1857 का रिवॉल्ट हुआ। और ये आर्मी वाला रिवॉल्ट है या सोल्जर का रिवॉल्ट है। तो इसके भी कुछ ना कुछ रीजन थे कि भाई किस वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। तो इसके रीजन में कुछ रीजन तो वही थे जो हमने पढ़े थे कि भाई ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, और साथ में ही एक और चीज कि भाई ये रिवॉल्ट डेवलप कैसे हुआ, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही, कैसे इन लोगों ने कुछ पॉलिसी बनाई होगी, थोड़ी बहुत जितनी भी इनकी पॉलिसी थी। और अगला पॉइंट, अनसक्सेसफुल कैसे हुआ। अनसक्सेसफुल होने का भी कुछ रीजन होगा, वरना ये रिवॉल्ट एक सक्सेसफुल रिवॉल्ट होना चाहिए। और इसका रिजल्ट क्या निकला, तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें देखना है। और साथ में इसका नेचर भी हम देखेंगे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, कैसे ये चला। तो ये सारी चीजें इसमें रीजन की बात करें तो कुछ बेसिक रीजन है। सबसे पहला रीजन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक सबसे बड़ा रीजन था जिससे ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, जिसमें मेन गोल का हमेशा ही रहा कि ब्रिटिश लोगों को बेनिफिट हो और इंडियन लोगों के इंटरेस्ट को कोई भी इन लोगों ने एक तरीके से कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। तो सबसे पहली बात, ब्रिटिश हमेशा फॉरेनर बने रहे, और इस फॉरेनर बनने रहने की पॉलिसी ने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट की, और इंडियन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जैसे इंडियन लोगों को अलाउ ही नहीं था आर्मी में सूबेदार से ऊपर की पोस्ट पर जाना, सूबेदार से ऊपर उनको परमिशन ही नहीं मिलता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि मेहनत ये लोग भी करते थे, ब्रिटिश यूरोपियन भी करते थे, लेकिन इनको कोई प्रमोशन नहीं, कोई भी एक तरीके से बेनिफिट नहीं, एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट इनको दे दिया जाए ऐसा भी कुछ नहीं था। तो एक सबसे बड़ा रीजन था ब्रिटिश की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो सोल्जर लेवल पे थी। तो ब्रिटिश की डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी ने कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की, और ये लोग रेस के बेस पे काफी डिस्क्रिमिनेशन करते थे। और इस पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। और इसके अलावा इन लोगों ने जो पॉलिसी अपनाई, दो पॉलिसी ब्रिटिश की अभी हमने देखी थी, सब्सिडेरी अलायंस जो वेलेजली ने चलाई, और दूसरा पॉलिसी ऑफ लैप्स, डलहौजी। ये जो इनकी पॉलिसी थी, इन पॉलिसी ने भी बहुत सारी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हमारे सामने चैलेंजेस के रूप में रखी। और इवन डलहौजी ने जो बैड गवर्नेंस के बेस पर अवध को अपने अंडर किया। अवध एक ऐसा प्रोविंस था जिसके साथ ब्रिटिश लोगों के अच्छे रिलेशन थे, और ब्रिटिश लोगों ने अवध को भी शुरुआती स्टेज में अपने अंदर इंक्लूड नहीं किया, लेकिन जब इन्हें लगा कि भाई अवध वाला एरिया हमें चाहिए, फर्टाइल लैंड चाहिए, तो इन लोगों ने पॉलिसी ऑफ लैब्स के थ्रू अवध को भी अपने अंडर कर लिया। और इनके यहाँ मैक्सिमम जो सोल्जर थे वो ज्यादातर अवध से थे। तो जैसे ही इन्होंने अवध को बैड गवर्नेंस के नेम पे इंक्लूड किया, तो कहीं ना कहीं सोल्जर पर भी इम्पैक्ट पड़ा। जब उन्हें पता चला कि भाई हमारी फैमिली सफर कर रही है, तो सोल्जर
उस फैमिली की एक तरीके से फीलिंग्स को इस रिवॉल्ट में शो कर रहे थे। तो ये सबसे पहली रीजन था कि जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। अगला जो रीजन था, इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन में सबसे बड़ी बात ब्रिटिश की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, जो हमने फार्मर रिवॉल्ट में भी देखा, वहां पर भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एक सबसे बड़ा फैक्टर थी। और यहाँ पर भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ने कहीं ना कहीं फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन किया, और फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन हमें सोल्जर के रूप में दिखता है, क्योंकि जो जितने भी सोल्जर में लोग थे मैक्सिमम फार्मर की फैमिली से जुड़े हुए थे। और जब उन्होंने देखा कि भाई फार्मर के साथ ये लोग काफी टॉर्चर करते हैं, उनसे टैक्स काफी ज्यादा लेते हैं, इस वजह से फार्मर पॉवर्टी में चले गए, उनके पास फूड नहीं था, फैमाइन भी आए। तो कहीं ना कहीं कभी कभी इनकी भी फीलिंग जागती थी कि भाई ये सारी चीजें कैसे हुई। और इसी से जुड़ा हुआ था लैंड राइट वाला इशू, फार्मर से उसके लैंड राइट छीन लिए गए, और इसमें इनका जुडिशियल सिस्टम ब्रिटिश के साथ रहा, फार्मर के अगेंस्ट और ब्रिटिश के साथ रहा। और इसमें भी जो जस्टिस मिलता था वो जस्टिस हमेशा यूरोपियन को मिलता था, ना कि इंडियन लोगों को। तो सेकंड रीजन ये था। और इसी में एक और चीज आप कह सकते हो कि सोल्जर को, इंडियन जो सोल्जर थे उनकी सैलरी काफी कम होती थी, ये भी एक रीजन था। ब्रिटिश लोग अगर उसी पोस्ट पे हो, सूबेदार की पोस्ट पे है, तो उनकी सैलरी मान लेते हैं हम आज के हिसाब से 50,000 के आसपास, लेकिन इंडियन लोग होंगे तो उनकी सैलरी बस 20,000, मतलब 1.5 से भी बहुत काफी कम। ये सारी चीजें भी एक तरीके से प्रवोक की इन सोल्जर को कि भैया रिवॉल्ट किया जाए। और उसके बाद सोशल एंड कल्चरल रीजन, सोशल एंड कल्चरल रीजन, ब्रिटिश की सोशल और कल्चरल पॉलिसी ने सबसे पहले तो इंडिया में अपने रिलीजन को प्रमोट किया, और हमारे रिलीजन को काफी ज्यादा बेकार बताया, और बोले तुम लोग असभ्य हो, काफी बैकवर्ड हो, और हम लोग व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जो बोलते हैं उसमें हमें गॉड ने एक तरीके से राइट दिया है कि हम लोग आप लोगों को सभ्य बनाए, तो इसलिए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आप लोगों को सब बनाने के लिए कुछ चीजें करें। तो ब्रिटिश की सोशल और कल्चरल पॉलिसी ने जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, इससे भी कहीं ना कहीं हमारे लोगों को काफी ज्यादा एक तरीके से वायलेंस उनके मन में था, या ब्रिटिश को एज ए एनिमी वो देखते थे कि ये लोग हमारे रिलीजन को, हमारी सोसाइटी को कहीं ना कहीं स्पॉइल करना चाहते हैं। और इससे हमारे सोल्जरों की जो रिलीजियस फीलिंग थी वो भी काफी ज्यादा हर्ट हुई। तो सोल्जर की भी रिलीजियस फीलिंग थी, और उसको हर्ट होने की वजह से उन्होंने इसका जवाब दिया, और कहीं ना कहीं ये जवाब रीजन के होते। तो ये तो कुछ रीजन थे जो उस टाइम हुए। और एक और रीजन अगर हम लेना चाहें तो सोल्जर, सोल्जर को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। दूसरा और प्रॉब्लम क्या था, उनको कई बार जब एज अ सोल्जर वो लोग ज्वाइन करते थे, तो इंडियन जो सोल्जर थे उनके लिए रहने के लिए शेल्टर, फूड, इसकी सारी जो सिस्टम था उसमें भी इनइक्वालिटी थी। और एक और प्रॉब्लम थी कि ये लोग जब अपना रिलीजियस कोई भी चीज करते थे, मान लीजिए वर्शिप करने के लिए गए, वो सारी चीजें इनको अलाउ नहीं थी। बोले क्रिश्चियनिटी का टेम्पल है, उसी टेम्पल में आप लोगों को जो करना है करो। तो एक तरीके से सोल्जर की रिलीजियस आइडेंटिटी ये लोग छेड़ना चाहते थे। इवन अगर कोई सिख है तो उसे पगड़ी पहनने का राइट नहीं था, कोई मुस्लिम है उसे दाढ़ी रखने का राइट नहीं था। तो ये सारी चीजों से भी
इन सोल्जर को लगा कि ब्रिटिश लोग अच्छे नहीं हैं। और फिर उसके बाद ये तो हमने देखे कि कुछ बड़े रीजन थे जो ब्रिटिश की पॉलिसी से जनरेट हुए, और इमीडिएट रीजन की बात करें कि भाई इमीडिएट क्या हुआ ऐसा कि ये लोग रिवोल्ट करने लग गए। तो इमीडिएट रीजन ये हुआ, ब्रिटिश लोगों ने एक नया कार्टिलेज या आप कह सकते हो बुलेट रेडी किया, और उस बुलेट में कहीं ना कहीं ये लोग ग्रोस या चर्बी यूज करते थे। और ग्रोस और चर्बी जो उस बुलेट में होती थी वो या तो होती थी काऊ की या होती थी पिग की। और ब्रिटिश लोगों ने ये सारी बातें इंडियन सोल्जर को नहीं बताई। काऊ हिंदू धर्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पिग मुस्लिम धर्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इस टाइम जब ये बुलेट चलाते थे या गन अपनी चलाते थे तो बुलेट को मुंह से छीलना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे रीजन के साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया है, और इन लोगों ने जानबूझ के ऐसे बुलेट बनाए हैं जिससे हमारा रिलीजन एक तरीके से खत्म हो जाए। तो फिर उसके बाद इन लोगों ने जवाब देने के लिए इस इमीडिएट रीजन की वजह से, मंगल पांडे एक सोल्जर थे, बहुत ब्राह्मण थे। तो एक बार इंसिडेंट उनके साथ हुआ, वो ऐसे ही एक झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगा रहा था और वो एससी कास्ट से था। तो थोड़ा सा उसने झाड़ू मंगल पांडे से छिवा दिया, तो मंगल पांडे उसे गुस्से में पड़ा, तुम कौन होते हो, हमें अछूत कर दिया, अनटचेबिलिटी कर दी, ये सारी चीजें उसने कर दी। तो मंगल पांडे को काफी गुस्सा आया। तो एससी वाले ने कहा कि तुम्हें इतना ही गुस्सा आता है तो डेली जो ये बंदूक की गोली चलाते हो और उसे छीलते हो आप लोग मुंह से, तो आप लोगों को पता है उसमें क्या है? तो मंगल पांडे बोले तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे सर ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। तो उसने बोला मेरा साथ वाला जो दोस्त है वही काम करता है, तो उसे सारी चीजें पता है, और अगर आपको सबूत चाहिए चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो मंगल पांडे उसके साथ साथ गए, तो उन्होंने देखा सच्ची में रियलिटी वही थी कि वो लोग ये सारी चीजें यूज करते, और यूज करने का एक सबसे बड़ा रीजन वो फ्लेक्सिबल था। तो बुलेट को आप बहुत जल्दी डाल सकते हो और फायर भी कर सकते हो, इसलिए ब्रिटिश लोग ये सारी यूज कर रहे थे। और उन्हें और सारी चीजें काफी ज्यादा महंगी पड़ रही थी, कॉस्ट ज्यादा पड़ रही थी। तो मंगल पांडे थोड़ा गुस्से में गया, अपने ऑफिसर को पूछा कि सर आपने बताया नहीं ये सारी चीजें हैं। अदर सोल्जर को भी पता चली तो इन्फॉर्मेशन सब जगह फैलने लगी। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एक कैंट जो था उनका, दमदम दमदम कैंट में स्टार्ट हुआ 1857 का रिवॉल्ट। और इसका सबसे बड़ा रीजन वही था, इमीडिएट रीजन यही था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों ने इन लोगों को बताया नहीं कि भैया आप लोगों के उसमें ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एक रीजन रहा कि भाई कैसे हुए। तो ये तीन चार रीजन आप लोगों को ऑप्शन में दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इमीडिएट रीजन। तो इमीडिएट रीजन यही था, जो बुलेट लेके आए थे, नई बुलेट लॉन्च की थी, उसकी वजह से रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो रही थी। और वैसे सारे रीजन की बात करें तो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक और सोशल एंड कल्चर, ये कुछ रीजन थे। अगले हम बात करें कि भाई इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस किस फेज में ये चला। तो सबसे पहले हमने देखा कि बंगाल में जब सोल्जरों को पता चला कि भाई ऐसा हमारे साथ होता है, तो रिवोल्ट की शुरुआत हो गई। और वहीं पर सबसे पहले इन लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि भाई ब्रिटिश लोगों को, हम लोगों को डिफीट करना है। तो इन लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाई वो ये थी कि भाई दो जो हमारी कैंट है या बटालियन है वो एक साथ आएंगी और एक साथ आके ब्रिटिश के खिलाफ अटैक करेंगी। वह ब्रिटिश लोगों को इंफॉर्मेशन पता चली, एक लेडी थी जो ब्रिटिश वुमेन के यहाँ उसके बच्चे की केयर करती थी, और उसका हस्बैंड भी सोल्जर था।
तो उसने गलती से अपनी वाइफ को बता दिया था कि टेंशन मत लो, अब हम लोग फ्री होने वाले हैं। अब उसकी वाइफ को जब बताया तो उसकी वाइफ ने उस छोटे से बच्चे की जान बचाने के लिए उसकी वाइफ को बता दिया कि मैडम आज आप बाहर मत जाना, आज बहुत कुछ होने वाला है। और यहीं से ब्रिटिश लोगों को पता चल गया कि भाई आज कुछ तो गड़बड़ है। और ब्रिटिश लोगों ने सबसे पहले उसके हस्बैंड को ही पकड़ा और उसने सारी बातें बता दी। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही लीक हुई तो स्ट्रेटेजी पूरी इनकी फेल हो गई। और जब स्ट्रेटेजी फेल हुई तो फिर इनके पास ऑप्शन कुछ बचा ही नहीं। तो इन्हें पता था कि अगर हम लोग पकड़े गए तो जेल में तो जब भी जाना है और पनिशमेंट भी पूरी मिलेगी, तो क्यों ना रिवॉल्ट स्टार्ट अभी से कर दिया जाए। वरना पहले इनकी पॉलिसी थी कि दोनों बटालियन साथ में करेंगे। तो बंगाल में एक बटालियन थी बहरामपुर, और इस बहरामपुर बटालियन ने सबसे पहले इसके ऑफिसर ने कुछ कहा कि भाई इस पर गोली चलाओ। इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, उल्टा अपनी जो बुलेट थी वो ऑफिसर की तरफ कर दी, बोले आप पे ही चलाएंगे। और यहां से स्टार्ट हुआ ऑफिशियल वे में 1857 का रिवॉल्ट। और इन लोगों ने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया। फिर उसके बाद जैसे ही ये बात पहुंची आगे की तरफ, तो मंगल पांडे और उसके साथियों ने बहरामपुर से थोड़ी सी दूर पे ही एक और इनकी कैंट थी, बैराकपुर। तो इन लोगों ने बैराकपुर में भी अपने ऑफिसर को मार दिया। और मंगल पांडे ने सबसे पहले गोली चलाई और फिर उसके बाद मंगल पांडे और उसके साथियों को ब्रिटिश वालों ने पकड़ा और इन लोगों को वहीं की वहीं फांसी दे दी गई। तुरंत इनको कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई और इसका मेन रीजन था अदर जो लोग थे उन्हें डराना। फिर इंफॉर्मेशन और बहुत सारी कैंटों में पहुंची और ये इंफॉर्मेशन पहुंची मेरठ। मेरठ में एक तरीके से जो अदर जमींदार थे और छोटे छोटे रूलर थे, उन लोगों ने पॉलिसी बना रखी थी कि भाई हम ब्रिटिश लोगों से कैसे लड़ेंगे। अवध के रूलर थे, साथ में मुगल रूलर भी थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रहे थे। तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग मेरठ से ही स्टार्ट कर दें। तो इन लोगों ने मेरठ कैंट से ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी और मेरठ कैंट वाला जो रिवॉल्ट था वो काफी ज्यादा बड़ा था। तो इन लोगों ने सारे ब्रिटिश अफसर को मारा, वहां से बहुत सारे जो गन्स थे या जो भी वेपन थे वो सारे वेपन लूटे। और फिर उसके बाद इन लोगों ने बोला कि अब हमें चलना चाहिए मेरठ से दिल्ली। तो ब्रिटिश के जितने भी ऑफिसर इनके सामने आए सबको इन्होंने मारा और ये लोग पहुंचे दिल्ली। और वहां दिल्ली के एक मुगल सम्राट, बुजुर्ग थे बेचारे, लेकिन उन्होंने बोला कि देखो सर अब आपको हमारा लीडर बनना पड़ेगा। वो बेचारा बड़े उसमें था कि ऐसे कैसे मैं लीडर बन जाऊं, मेरे पे तो कुछ है ही नहीं, ना मेरे पे कोई ताकत है या ना मेरे पे कुछ है। तो बोले तुम्हारे पास कुछ है या नहीं है, तो हमारे लीडर हो और हमारे पास और कोई बड़ा लीडर है नहीं। तो बहादुर शाह जफर को इन लोगों ने बोला, तो बहादुर साहब के जफर के माम थोड़ा सा लालच तो आ ही जाता है, भैया मुझे ये सारी चीजें करना स्टार्ट किया। और बहादुर शाह जफर ये रूलर बने और एक लीडर बने सबके, लेकिन नाम नाम के लीडर थे, नॉमिनल। 60+ की एज से थे कुछ। इन लोगों इसने किया नहीं, ऐसा नहीं कि इन्होंने बड़ा लीड किया। और उन्होंने बोला भी था कि बस हमें एक आइडेंटिटी चाहिए, हमें नहीं पता तुम लीड करोगे नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, बस हमें आइडेंटिटी चाहिए कि हाँ ये हमारा लीडर है। वरना कुछ भी बहादुर साहब सफर के हाथ में नहीं था, स्ट्रेटेजी बनाना, लीडरशिप क्वालिटी दिखाना, बस वो नाम नाम के थे। तो बहादुर शाह जफर हीरो बन गए और लीड भी किया इन्होंने। ऐसे ही बरेली में भी कुछ लोग थे, उन्होंने भी अपना लीड किया।
और बरेली में हमें एक लीडर दिखते हैं, खान बहादुर खान। तो खान बहादुर खान बरेली में लीड किए, और लखनऊ से एक वुमेन बेगम हजरत महल, इनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। लखनऊ से एक वुमेन उठी जिसका नाम था बेगम हजरत महल। वो परेशान थी ब्रिटिश के रूल से, उन्होंने उसकी किंगडम हड़प ली थी पॉलिसी ऑफ लेफ्ट में। तो बेगम हजरत महल यहां से स्टार्ट हुई। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जो अपनी झांसी ना देने की बात कर रही थी, और बिहार में वीर कुंवर सिंह। ये सारे कुछ लीडर थे जो फेमस हुए काफी ज्यादा। और बिहार से वीर कुंवर सिंह, उनकी भी एज ज्यादा थी लेकिन उसके बावजूद वो काफी ज्यादा अच्छे से लड़े। तो वीर कुंवर सिंह बिहार से लड़े। तो ये कुछ फेमस लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ अपना रिवॉल्ट शो किया, उन लोगों को समझाया कि भाई हम लोग हारने वाले हैं। तो कुछ साल तक ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल रहा, इन लोगों ने अच्छे से जीता, दिल्ली की गद्दी पे भी कंट्रोल किया, और ब्रिटिश लोगों को काफी ज्यादा एफर्ट भी लगाने पड़े। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो इनका हीरो था बहादुर शाह जफर, ये बेचारे छुपे हुए थे। ब्रिटिश लोग आए, बहुत सारी बटालियन लेके आए, दिल्ली के आसपास के सोल्जर थे उनको हराया, मेरठ में हराया। फिर आसपास के जितने भी एरिया थे दिल्ली एनसीआर के आसपास, उन सबको हराया। और फिर ये लोग दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में छिपे हुए थे बहादुर शाह जफर, तो इसको ही खोज रहे थे। तो बहादुर शाह जफर छिपे हुए थे हुमायूं की टॉम में, लेकिन उनकी जो बेगम थी उन्होंने ही बता दिया ब्रिटिश वालों को कि इधर छिपे हुए हैं। और जैसे ही पता चला तो ब्रिटिश वालों ने इसे पकड़ा और बोले अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, और इनको पेंशन दे के बोला तुम इंडिया से बाहर जाओ। और बहादुर शाह जफर को इंडिया से बाहर करके कहाँ भेज दिया, म्यांमार। म्यांमार कैपिटल रंगून थी उस टाइम, तो उस टाइम इसे भेज दिया। और ब्रिटिश लोग म्यांमार में काफी ज्यादा एक्टिव थे और उनका कंट्रोल भी था। तो 1857 के रिवॉल्ट का एक सबसे बड़ा जो परिणाम निकला, अब मुगल रूलर कोई नहीं बचा। ऑफिशियली मुगल रूलरों की गद्दी खत्म। पहले मुगल रूलर रूल कर रहे थे नाम नाम के, लेकिन अब ऑफिशियल तरीके से मुगल रूलर खत्म हो गए, और ब्रिटिश क्राउन का जो रूल था वो इंडिया में स्टेब्लिश हो गया। और इन लोगों ने इसके लिए 1858 का एक्ट भी बनाया। 1858 का एक्ट बना, उसमें बहुत सारी चीजें बोली। और इस 1850 एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो एक प्राइवेट कंपनी थी, उसको भी खत्म कर दिया और बोला तुम्हारा कोई नहीं है, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल करेगा डायरेक्टली। और उसकी हेड कौन होंगी, हमारी क्वीन विक्टोरिया, वो रूल करेंगे। और फिर उसके बाद एक पोस्ट नई क्रिएट की गई कि अब गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब होगा वॉयसराय। वॉयसराय जो कमांड लेगा वो कहां से लेगा, ब्रिटिश क्वीन से। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने स्टेब्लिश की। तो एक नया सिस्टम हमें देखने को मिला है इंडिया में। लेकिन देखा जाए तो पहले भी ब्रिटिश लोग थे, ऐसा नहीं है कि इंडियन लोगों के लिए कोई नया था। पहले भी हम लोग गुलाम थे, अभी भी हम लोग गुलाम है। बस डिफरेंस ये है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल ज्यादा था, एक प्राइवेट कंपनी। अब ब्रिटिश भी इनका कंट्रोल ज्यादा है। ये भी वही काम करेगी जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। और पहले भी ब्रिटिश क्वीन और ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया में रूल कर रहे थे। बस ये था कि इन लोगों ने ये जताने के लिए कि देखो हम लोग बहुत अच्छे हैं, तो हम लोग आप लोगों को बहुत आसानी से प्यार से बहुत सारे राइट देंगे। हमारे लोगों को लगा चलो ये तो कुछ अच्छा होगा। वरना देखा जाए तो लंदन में जब से इन लोगों ने 1772 में इंडिया पे कंट्रोल किया था, तो 1773 के एक्ट के थ्रू ही ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने इंडिया पर इनडायरेक्टली कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लिया था।
तो अब जो पहले सिस्टम चल रहा था, कंपनी की एक जो टीम थी, कोड ऑफ डायरेक्टर, ये रूल कर रहे थे, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों ने पिट्स, यहाँ के पीएम थे, उनके टाइम एक एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और इस एक्ट के थ्रू इंडिया में एक बोर्ड ऑफ गवर्नर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये स्टेब्लिश किया था। तो एक तरीके से इंडिया में डबल सिस्टम चल रहा था 1784 के बाद। एक तरफ ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से बोर्ड ऑफ गवर्नर है या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कंपनी की तरफ से कोड ऑफ डायरेक्टर है। और इस सिस्टम में होता क्या था कि कोड ऑफ डायरेक्टर जो सीईओ की तरह काम करते थे, ये लोग डिसाइड करते थे कि इंडिया का गवर्नर जनरल कौन बनेगा। तो ये इनकी ड्यूटी थी कि इंडिया का गवर्नर जनरल किसे अपॉइंट किया जाएगा, बट उसको वापस बुलाने का राइट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ये लोग उसको जब मन चाहे तब वापस बुला सकते थे। तो ये डीआर की जो सिस्टम चल रहा था, ये सारा सिस्टम अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया और बोला भाई अब सिर्फ आप लोग क्वीन के अंडर रूल करोगे, और एक नया पोस्ट बनाया, इंडियन सेक्रेटरीट, जो लंदन में रहेगा, वही सारी पॉलिसी बनाएगा इंडिया में। ये एक नया सिस्टम इसका रहा, और मुगल रूलर खत्म हो ही चुके थे। अब बात करें ये लोग अनसक्सेसफुल क्यों हुए। अनसक्सेसफुल होने के कुछ रीजन। सबसे पहला रीजन, कोई लीडर नहीं था इनके पास, कोई बड़ा लीडर नहीं था जो इनको एक स्ट्रेटेजी बता सके। तो लैक ऑफ लीडरशिप, ये एक सबसे बड़ा रीजन था। दूसरा एक रीजन क्या था, इनके पास कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं थी। लैक ऑफ स्ट्रेटेजी, ये इनका सेकंड रीजन था। थर्ड रीजन, बहुत सारे इंडियन लोगों ने इनका सपोर्ट ही नहीं किया। जैसे साउथ इंडिया बिल्कुल अलग रहा, दूसरी तरफ मिडिल क्लास अलग रहा, जो एजुकेटेड लोग थे। उनके अलग होने का रीजन ये था, इनके पास कोई विजन नहीं था। मिडिल क्लास बोला ठीक है आप लोगों का रिवोल्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, मान लिया, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद आप लोग रूल कैसे करोगे, क्या डेमोक्रेसी लाओगे या कैसे चलेगा। और इन लोगों ने तो बहादुर शाह जफर को ही बना दिया था। तो लोगों को लगा इससे बढ़िया तो ब्रिटिश लोग ही हैं, क्योंकि आप लोग तो कुछ भी मॉडर्न चीज लॉन्च ही नहीं करोगे, फिर दोबारा से वुमेन की एज शादी की 10 कर दोगे, या फिर सती सिस्टम दोबारा से चलाओगे। तो इसलिए मिडिल क्लास और एजुकेटेड क्लास ने इनका साथ नहीं दिया, और बहुत सारे ऐसे रूलर इंडिया में थे जो ब्रिटिश के साथ थे। हैदराबाद के रूलर नवाब हो, या फिर आप ऊपर देखेंगे पंजाब, वो भी इनके साथ था। तो बहुत सारे जो इंडियन रूलर थे वो भी ब्रिटिश के साथ खड़े हुए। तो इन लोगों को काफी ज्यादा आसानी हुई इंडियन लोगों को हराने में। और एक और सबसे बड़ा रीजन, ब्रिटिश लोगों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले वेपन थे, इंडियन लोगों के पास वही तलवार लेके घूम रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा झांसी की रानी का फोटो या कभी सुना होगा, तो उनके पास तलवार ही थी। एक तरफ बंदूक की गोली चल रही है, दूसरी तरफ तलवार चल रही है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उनके पास अलग अलग टाइप के वेपन हैं जो एक ही बार में सबको उड़ा सकते हैं, और इनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस था जिसकी वजह से इन लोगों का डिफीट हुआ। और फिर रिजल्ट आप लोगों ने देख ही लिया कि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्टली अब कंट्रोल कर लिया, और हमारे देश से बहुत सारी चीजें चली। और इन्होंने 1858 के एक्ट में जब देखा कि भाई इसकी वजह से बहुत ज्यादा इनका लॉस हुआ है, तो इन्होंने बोला, ब्रिटिश की क्वीन ने, अब हम लोग पॉलिसी ऑफ लैप्स को खत्म करते हैं। सी ऑफ लैप्स अब किसी के साथ यूज नहीं की जाएगी। लेकिन रियलिटी ये थी, अब लैप्स के लिए कोई बचा ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने जितनी भी इंडियन टेरिटरी थी वो पहले से ही कब्जे में कर ली थी। तो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करके इनका ही फायदा था, नाम नाम की बात थी कि हाँ भाई पॉलिसी ऑफ लैप्स हम लोगों ने खत्म कर दी। और जो चेंज आए
उसमें एक और सबसे बड़ा चेंज ये था, इन्होंने बोला हम लोग आपके सोशल और कल्चरल लेवल पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और हम लोगों ने जब फेज पढ़े थे ब्रिटिश के सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी, तो हमने देखा था 1857 के बाद 1858 से 1885 तक, जब तक कांग्रेस बनेगी तब तक ये लोग इंडिया में सोशल और कल्चरल लेवल पे कोई चेंज नहीं करते, इंडियन कल्चर के सारी चीजें नहीं करते। और बोला कि भाई आप लोगों को एक तरीके से बैलेंस किया जाएगा। और इन लोगों को एक चीज समझ आई, अगर इंडियन लोगों पर रूल करना है तो आर्मी या सोल्जर की बटालियन जो है उसमें कुछ रेशो रखना पड़ेगा। तो इन लोगों ने कुछ रेशो फिक्स कर दी और इंडियन सोल्जर को बैलेंस करने की कोशिश की यूरोपियन से या फिर ब्रिटिश सोल्जर से। चेक एंड बैलेंस रहेगा। और जितनी भी बड़ी पावर थी वो सारी बड़ी पावर ब्रिटिश ऑफिसर जो थे उनके साथ की। और एक और चीज क्या की, डिस्क्रिमिनेशन किया। अवध के सोल्जरों ने सबसे ज्यादा रिवोल्ट किया, तो अवध के सोल्जरों को नीचे हटा दिया या वहां से अब नए सोल्जर अपॉइंट नहीं किए जाने लगे। और पंजाब के सोल्जरों ने साथ दिया, तो वहां से बहुत सारे सोल्जर को इन लोगों ने हायर किया। और साथ में ही इन्होंने एक और चीज देखी कि इंडिया में जो पेपर है या न्यूज़पेपर जो है या बहुत सारी उस टाइम मैगजीन निकलती थी, उन्होंने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में। तो इसलिए इन लोगों ने मैगजीन, न्यूज़पेपर, इन सारी चीजों को बैन कर दिया इंडिया। बोले अब ये सारी चीजें अलाउ नहीं है आप लोगों को। तो एक तरीके से इंडियन लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच वो भी सारी चीजें बैन कर दी। और फिर हम लोग एक तरीके से एक नए एरा की तरफ चले, जहां हम लोग अब गुलाम तो पहले भी थे, अब भी गुलाम है, लेकिन अब गुलाम और पहली गुलामी में डिफरेंस बस इतना है, पहले गुलाम थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब हम लोग गुलाम हैं ब्रिटिश क्वीन के। और ब्रिटिश क्वीन जो डिसीजन लेती है उसके बेस पे ही हमारे देश में रूल चलता है, उसके बेस पे ही सारी चीजें बनती हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये 1857 का रिवॉल्ट इंडिया का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। और इसको सबसे बड़े तरीके से बोलने वाले हमारे इंडिया में सब नेशनलिस्ट के रूप में वीडी सावरकर, वीडी सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के नाम से एक बुक लिखी थी। और उसके बाद से डिबेट हुई कि भाई 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाए। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा क्यों बोला जाए, तो उन्होंने बोला पहली बार ब्रिटिश लोगों को इतने बड़े लेवल पे चैलेंज झेलना पड़ा और इवन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म हुआ। दूसरी बात, इसमें सोल्जर कुछ ना कुछ लेवल पे एक साथ आए और कहीं ना कहीं फार्मर जो इंडिया का एक सबसे बड़ा ग्रुप है उन्होंने भी इनका साथ दिया। तीसरी बात, इन लोगों ने ब्रिटिश लोगों को इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल लेवल पे काफी ज्यादा हार्म पहुंचाया और ब्रिटिश लोग इंडिया के लोगों से डर गए। तो इस वजह से हमारे बहुत सारे लोगों में कॉन्फिडेंस भी क्रिएट हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई ब्रिटिश लोगों को भी हराया जा सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि हाँ भाई ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। और हमारी गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का रिवॉल्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे रिवॉल्ट हुए। हम लोगों ने देखा संथाल का रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट 1855 से 1856, उसमें भी ऐसी चीजें थी। तो उसको हम क्यों नहीं कह सकते फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कह तो सकते हैं, बट उसका जो लेवल था 1857 के रिवॉल्ट से काफी डाउन था। पहली बात, उनकी जो डिमांड थी वो लोकल थी, लीडर भी लोकल थे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिखता है। तो इसलिए इसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, इसमें और भी कमियां हैं। बहुत सारे इंडियन लोग इसमें इंक्लूड ही नहीं थे, इवन मिडिल क्लास जो एजुकेटेड थी वो इंक्लूड नहीं थी।
उधर से साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग इंक्लूड नहीं थे, बहुत सारे रूलर इनके साथ नहीं थे, इवन बहुत सारे सोल्जर जो ब्रिटिश आर्मी थे वो भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और एक और रीजन ये था कि इस रिवॉल्ट ने कहीं भी कोई नए सिस्टम की बात नहीं की, बस बहादुर शाह जफर को बना दिया और ये लोग तो दोबारा से उसी सिस्टम को ला रहे थे जो पहले था। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो विजन नहीं था जिससे देश का या ब्रिटिश को भगाने का एक पूरा सिस्टम डेवलप किया जाए। और इस वजह से इन लोगों को पब्लिक का वो सपोर्ट उतने लेवल पे नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था, और इसलिए ये अनसक्सेसफुल भी रहा। तो ये कुछ रीजन बनते हैं, लेकिन जब आपको कहना होगा तो अभी ऑफिशियल वे में हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का रिवॉल्ट ही था। माना इसमें नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, लेकिन बड़े लेवल पे ब्रिटिश लोगों को चैलेंज हुआ। ब्रिटिश लोग मजबूर हुए इंडिया में सोशल और कल्चर पॉलिसी चेंज करने को, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करने को, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करने को। तो इसलिए एक चैलेंज के रूप में था, और इसलिए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहलाता है। तो ये 1857 का रिवॉल्ट, आप लोगों को अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ पूछना है सृष्टि जी और दीप्तांशु जी? सृष्टि जी आपको कुछ पूछना है या समझ आया? यस आप सर, लोग आगे समझ समझ। आया सृष्टि? आ गया समझ? दीप्तांशु जी आप हो या नहीं हो सर। हो? आपको समझ आया यस या सर। दोबारा से समझाऊं कुछ? नहीं सर, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, चलिए। हाँ सर। तो लिखने का थोड़ा बहुत कर लो। कल हम लोगों ने शायद ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में सारा लिख लिया था, है ना सृष्टि जी? यस सर। सृष्टि जी हाँ, तो आज आप लोग किसके बारे में लिखोगे? फार्मर रिवोल्ट वाला मैंने हेडिंग डलवाया था ना आपसे। लिखिए फार्मर रिवोल्ट, और उसमें सबसे पहले डालना सन्यासी रिवोल्ट। फार्मर रिवोल्ट, उसमें सबसे पहला सन्यासी रिवोल्ट, और उसके ब्रैकेट में 1763 टू 1800, 1763 टू 1800। अगर हम इसके प्लेस की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ बंगाल, तो प्लेस लिख लेना बंगाल। इसके लीडरों की बात करें तो लीडर में है मंजर शाह और भूसा शाह। मंजर शाह, भूसा शाह, भवानी पाठक। मंजर शाह, भूसा शाह, भवानी पाठक, ये तीन इसके लीडर हैं। इसमें एक दो पॉइंट लिख लो। दिस रिवोल्ट स्टार्ट आफ्टर famine of Bengal, after famine of Bengal, and British policy British policy to stop सन्यासी या संत, सेंट भी लिख सकते हो, या सन्यासी, टू स्टॉप सेंट या सन्यासी
for doing their pilgrimage for their pilgrimage journey या रिलीजियस जर्नी, जो वो लोग घूमने जाते थे उस पर इन लोगों ने कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इन दिस रिवॉल्ट both Hindu and Muslim participate together this revolt also explained by Bankim Chandra Chatterjee in their Anand Math book, और टेक्स्ट बुक। ठीक है, ये चीज याद रखना कि भाई सन्यासी रिवॉल्ट का जिक्र किस राइटर ने किया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, उनकी बुक का नाम है आनंद मठ। मठ से आप लोग समझ सकते हो सन्यासी लोग कहाँ रहते हैं, मठ में रहते हैं, और एक रिलीजियस वो है, तो ऐसे लॉजिकल वे में भी आप लोग इसका लगा सकते हो। और ये काफी ज्यादा फेवरेट है, यूपीएससी के एग्जाम का अक्सर पूछा जाता है, भाई सन्यासी रिवॉल्ट क्या था, कब हुआ, तो ये सारी चीजें। और इस बुक का नाम आप लोगों को मैच करने के लिए आता है। आप लोग इस बार का भी पेपर देखोगे तो उसमें भी हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन है जिनमें बुक के बारे में, रिवॉल्ट के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए, तो हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन काफी बनते हैं। सेकंड लिखिए, सेकंड रिवॉल्ट, नील रिवॉल्ट या इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो रिवॉल्ट, और ब्रैकेट में लिखना 1859 to 60, 1859 to 60। तो ये कब हुआ, आफ्टर 1857। इसका प्लेस भी क्या है, बंगाल। कुछ फेमस लीडर, दिगंबर विश्वास, लीडर दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। लिखिए इसका पहला पॉइंट, दिस रिवॉल्ट स्टार्ट बाय फार्मर against the British exploitation, against the British exploitation, who forced them to do indigo, who forced them to do indigo in their fertile land,
in their fertile land. Which create food problem for farmer. Which create food problem for farmer. Next point. After this revolt, British create Indigo Commission. British create Indigo Commission, who said farmer was right. Farmer was right. And some solution also need to implement. तो इसमें फार्मर लोगों की एक तरीके से जीत हुई, थोड़ा उनको इन लोगों ने प्रेशराइज तो किया, लेकिन एंड में उनका ही वो हुआ। लास्ट पॉइंट इसका, दिस रिवोल्ट एक्सप्लेन बाय दीन बंधु मित्र इन नील दर्पण टेक्स्ट। देखो नील से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसने लिखा है, और देखो दीन से आपको पता चलता है गरीब आदमी होगा, तो गरीब आदमी ही नील को सेल करने जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग कुछ लॉजिक लगा के या कुछ स्टोरी बना के चीजों को समझ सकते हो। तो दीन बंधु राइटर है नील दर्पण के, जिसमें इंडिगो रिवोल्ट के बारे में है, और आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी की है, मठ मतलब सन्यासी, तो वो उसके हैं। ये आपको मैच कराने के लिए या फिर वैसे स्टेटमेंट में देने के लिए पूछा जा सकता है। और आप लोगों ने इस बार वाला क्वेश्चन पेपर देखा हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखा था आप में से किसी ने क्वेश्चन पेपर इस बार वाला? दीप्तांशु जी सर। और सृष्टि जी देखा? हाँ, वो आंसर पेपर भी देखा। आंसर पेपर भी देखा, तो कैसा लगा? हाँ, अच्छा था। ठीक लगा या थोड़ा मुश्किल लगा? मतलब उसमें तो अभी बहुत सारी चीज पढ़ा हुआ ही नहीं था मेरा। पढ़ाई नहीं जो जितना पढ़ा है उसमें से तुम्हारा बन रहा था या नहीं? हाँ सर। चलिए, मैं उसमें तुम्हारा तो जो वो हुआ है ना मैप वाला पोर्शन, तो मैप वाले पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें इस बार। हाँ सर। ठीक है, सृष्टि जी आपने देखा था? नहीं, सृष्टि जी आपने क्वेश्चन पेपर देखा था? नो सर। नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना है ना। ओके सर। ठीक है, सॉल्व बेशक मत करना, पर एक बार क्वेश्चन पेपर जरूर देखना कि किस लेवल का आ रहा है, क्या हम लोग उस लेवल पे जान पाते। देखो क्वेश्चन पेपर इसलिए जरूरी होता है, एक गाइडेंस आपको मिलती है कि भाई इस तरीके से हम लोगों को पढ़ना होता है। तो इस बार अगर आप लोग पेपर देखोगे तो वो कॉन्सेप्चुअल था, और साथ में ही मैप, जो ज्योग्राफी का जो मैप है वो काफी ज्यादा क्वेश्चनों में उसके आंसर बन रहे थे। अगर आप लोग
मैप के थ्रू चीजें देखते हो तो आप लोगों को बहुत आसान था वो, और अगर आप लोग ऐसे ही याद करने की कोशिश करते हो तो आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट था उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो आप लोगों को भी आदत होनी चाहिए मैप देखने की। सृष्टि जी आपने नहीं पढ़ा है, दीप्तांशु जी को मैंने मैप पढ़ाया है, तो आपको भी जब ज्योग्राफी का क्लास होगा तब मैं मैप पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि कैसे मैप को हम लोग देखते हैं। मैप को रटा नहीं जाता, देखने का एक स्टाइल होता है और उसके बाद हम चीजें समझते हैं। और एक बार आपको देखना आ गया तो ऑटोमेटिक आपको दुनिया में क्या इवेंट हो रहे हैं या हमारे देश में क्या इवेंट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। ठीक है, तो उसके बाद आप आसानी से प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन कर पाओगे। तो कभी ज्योग्राफी आपने पढ़ा है सृष्टि जी या नहीं? सर 10th तक पढ़ी है, उसके बाद नहीं पढ़ी। अच्छा, उसके बाद नहीं पढ़े, चलो ठीक है। तो जब होगा तब उस टाइम हम देखेंगे, पर क्वेश्चन पेपर देखते रहा करो, है ना। तो चलिए आज की फिर कहानी यहीं तक थी, मिलते हैं कल, तो छुट्टी है आप लोगों का, मंडे को ही मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम सर। ठीक है दीप्तांशु जी, यस सर। राधे राधे। यस सर। राधे राधे।